हाय एवरीवन। चलिए देखिए, आज हम लोग अपना एनबीएफसी का जो नया कैटेगराइजेशन आपके एग्जाम्स में एप्लीकेबल हुआ है फ्रॉम 2023 एग्जाम्स, जो मई 2023 की आरटीपी में पहली बार आईसीआई ने इंक्लूड किया, आज हम ये टॉपिक करने के लिए जा रहे हैं। एंड ऑब्वियसली बिकॉज ये 2023 एग्जाम्स में फर्स्ट टाइम एप्लीकेबल होगा, इस पर से क्वेश्चन बनने का चांस लग रहा है। हो सकता है कि ये लोग आपसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है ये लोग कुछ आपसे केस स्टडी बेस बना करके एमसीक्यू के अंदर इस बार पूछ ले। तो प्लीज इस टॉपिक को अच्छे से आप रेडी करके जाइएगा। मैंने ऑलरेडी जो आरटीपी की क्लास में आपको बताया हुआ है कि एग्जैक्टली कितनी चेंजेस है और क्या है, उसमें आपको सारी चीजें बताई हुई है कि क्या समरी है, क्या क्या मेन चेंजेस है। तो आज मैं उसमें से आपके एनबीएफसी वाले टेकअप कर रहे हो। राइट नाउ द थिंग इज, एनबीएफसी का जो आप लोगों को मैटर अल्टीमेटली पढ़ना ही है, इसके नोट्स आपके पास ऑलरेडी वेबसाइट पे अपलोडेड है। ये केवल ये एक 1 पेज का है, इसी में से आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का रेडीमेड आंसर है और ये क्वेश्चन नंबर 2 का रेडीमेड आंसर है। मैं इस वाली फाइल को भी यूज कर रही हूँ आज, और इसके साथ साथ में एक्चुअली आई हैड मेड ये लेयर्स ऑफ एनबीएफसी। राइट तो ये जो लेयर्स ऑफ एनबीएफसी, इससे आपको ये पूरा याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का रेडीमेड आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम कैसे लिखेंगे, ये उसको करने का तरीका है। राइट तो जब आरटीपी आई 2023 की, तो उसके कुछ दिन बाद आई वॉज इन क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन में जब आप होते हैं तो थोड़ा सा माइंड ज्यादा चलता है ना, पता नहीं कितनी वेव्स आने वाली हैं इसकी, सब कोविड की। तो तब मैंने ये बनाया एंड मेरे को लगा कि इससे ना याद हो जाएंगे दोनों के दोनों क्वेश्चंस। सो एक काम करेंगे, ये आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। बैच के स्टूडेंट्स को तो भेज दिया ऑलरेडी। चलिए अब बच्चे एक काम करते हैं, इसको पढ़ाई करना इसका स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात तो ये कि एनबीएफसी के लिए आरबीआई ने कुछ नए रेगुलेशंस निकाले। उन्होंने कहा हम एक काम करते हैं, हम एक स्केल बेस्ड अप्रोच बना करके चलते हैं। राइट तो स्केल बेस्ड अप्रोच में हम क्या करेंगे, हम एनबीएफसी को लेयर्स में बांट करके चलेंगे। जो ज्यादा बहुत ज्यादा स्केल पे काम कर रहे हैं, जिनका असेट साइज बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम टॉप लेयर, मिडिल लेयर और साथ में बेस लेयर बनाएंगे और अपर लेयर बनाएंगे। सो बेसिकली इन लोगों ने इस तरह से करके इसके ये कैटेगराइजेशन बना करके रखा। एक काम करते हैं, मैंने इसमें बहुत कुछ लिख दिया आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। एक बार सबसे पहले आपने अगर ये डाउनलोड कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। आप सबसे पहले इसे एक चार्ट पर आ जाइए। इस चार्ट से आई गेस आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। देखो बहुत आसान है, लेयर्स ऑफ एनबीएफसी को इससे याद करना बाद में पड़ेगा। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगी आपको पूरा डिटेल में लॉन्ग विद एग्जाम्पल्स भी, बिकॉज एग्जाम्पल्स उन लोगों ने हमको आरटीपी में इंक्लूड तो नहीं करे हैं, बट आपको पता होना चाहिए। हम पहले भी आईएफसी वगैरह के सबकी एग्जाम्पल्स एनबीएफसी के कर चुके हैं। नाउ देखो लेयर्स ऑफ एनबीएफसी, एक हो गई टॉप लेयर, हम इस पिरामिड की हेल्प से इसको समझ सकते हैं। राइट एक आपका हो गया अपर लेयर, मतलब टॉप लेयर से जस्ट नीचे अपर लेयर, देन मिडिल लेयर एंड बेस लेयर। सो किसी भी पिरामिड के बेस पर, दैट इज द बेस लेयर। राइट बेस लेयर के बाद हो गई एक मिडिल लेयर, मिडिल लेयर के ऊपर चली गई आपकी अपर लेयर और अपर लेयर के ऊपर चली गई आपका टॉप मोस्ट लेयर। ठीक है, आप एक चीज देख रहे हो कि ये टॉप मोस्ट लेयर पर मैंने कुछ लिखा नहीं है, दिस इज एम्प्टी। सो बेसिकली दिस टॉप मोस्ट लेयर में कौन सी कंपनीज आएंगी, एनबीएफसीज आएंगी, इस चीज को एक बार एम्प्टी रखा गया है। मतलब ये जरूरत के हिसाब से इसमें एनबीएफसीज आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। बट अगर मैं बेस लेयर की बात करती हूं, तो बेस लेयर में कौन सी कंपनीज आएंगी, कौन सी वाली एनबीएफसीज आएंगी, जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। एनबीएफसी दैट द सेम थिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। मैं अभी ये नया वाला लेयर वाला कॉन्सेप्ट ही करा रही हूँ, एनबीएफसी का चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। राइट देखो तो जब हम एनबीएफसी की बात करते हैं, तो यहाँ एनबीएफसी 2 तरह की हैं। एक हो गई जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, पब्लिक से डिपॉजिट्स ले रही है। एक हो गई एनडीज, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज। राइट तो इन्होंने कहा बेस लेयर में एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग आएंगी, जिनका असेट साइज लेस देन 1000 करोड़ है। ठीक है जी, इसका मतलब बेस लेयर में ये कंपैरेटिवली छोटी वाली एनबीएफसीज को रख रहे हैं।
आई होप द कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। तो ऑब्वियसली ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग वाली जिनका असेट साइज 1000 से कम नहीं है, देखो इसको याद रखना कितना आसान हो गया, यानी जिनका असेट साइज 1000 से ज्यादा है या 1000 है, राइट, इतने करोड़ से है, वो कहां चली जाएंगी, मिडिल लेयर में चली जाएंगी। और हर के लिए आरबीआई डिफरेंट नॉर्म्स बनाएगा, गाइडलाइंस जिसको हम बोलते हैं कि डिफरेंट क्या क्या रेगुलेशंस इनको फॉलो करनी पड़ेगी, ये बनाएगा। सो आरबीआई ने बेस लेयर के लिए डिफरेंट कंप्लायंसेस की बात हो जाएगी, मिडिल लेयर को और ज्यादा कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। क्यों? आसानी से आप बता सकते हो अगर मैं आपसे पूछती हूं तो किसका रिस्क ज्यादा है, किसका स्केल ज्यादा है। अभी सिर्फ नॉन डिपॉजिट टेकिंग की बात कर लो तो जो बेस लेयर में आ रही है उनका स्केल ज्यादा है, या जो मिडिल लेयर में आ रही है उनका स्केल ज्यादा है, या उनका आप कह सकते हो रिस्क ज्यादा है, वो ज्यादा बड़े असेट साइज पे काम कर रहे हैं। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि ओके, बेस पर कंपैरेटिवली कम असेट साइज वाली या कुछ ऐसी एनबीएफसीज होंगी जो कुछ कम एक्टिविटीज कर रही होंगी, राइट। देन मिडिल लेवल पर आरबीआई ने कौन सी वाली रखी इस फ्रेमवर्क के अंदर, जिनका असेट साइज नॉन डिपॉजिट टेकिंग है बट असेट साइज थोड़ा ज्यादा है ऑब्वियसली, विच आर नॉट देयर इन द बेस लेवल। और अभी उनकी एक्टिविटीज पे भी आएंगे कि एक्टिविटीज भी वो कुछ प्रोमिनेंसी कर रहे हैं, ओके। फिर अपर लेवल के अंदर उन्होंने कौन सी वाली रखी, सो अपर लेवल के अंदर उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान में टॉप 10 एनबीएफसीज होंगी, टॉप 10 एनबीएफसीज होंगी, उनको रखेंगे बेस्ड अपॉन असेट साइज। क्राइटेरिया दिया हुआ है, आरबीआई बताएगा। सो बेसिकली आरबीआई ये लिस्ट निकालेगा और टॉप लेयर को एम्प्टी रखा जाएगा जब तक कि कोई बहुत ज्यादा रिस्की एनबीएफसी नहीं आती। अगर कोई बहुत ज्यादा रिस्की एनबीएफसी होती है तो उसको अपर लेयर से टॉप लेयर में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है जी, मतलब उस पर और ज्यादा कंप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, अभी हमने कोई डिटेल्स नहीं पढ़ी, अभी हम कोई टेक्निकल जार्गन्स में नहीं गए, ठीक है, पर क्या आपको ये बात समझ में आती है कि बेस लेवल ऐसी एनबीएफसीज जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, जो पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले रहे हैं और असेट साइज उनका कम है, तो कम के लिए हमने क्या बोला, कम है असेट साइज इज लेस देन 1000 करोड़। एक्टिविटीज पर अभी आएंगे। फिर तो जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है बट जिनका असेट साइज 1000 करोड़ से कम नहीं है, वो कहां चली जाएंगी, इससे जस्ट ऊपर वाली लेयर में, दैट इज अ मिडिल लेयर, राइट। और अपर और टॉप लेयर, उसको याद करना बहुत आसान है कि अपर वाली कौन सी हो गई, जो टॉप 10 एनबीएफसीज हो गई, टॉप 10 एलिजिबल एनबीएफसीज हो गई, राइट। और बेस्ड अपॉन असेट साइज, और टॉप लेयर खाली छोड़ी जाएगी, आरबीआई को लगेगा तो आरबीआई इसके अंदर रखकर चलेगा। मुझे एक बात तो ये समझ है, देखो तुम लोगों ने शायद ये बात ध्यान से देखी हो क्योंकि ये मेरे हाथ से बनाया हुआ ये चार्ट है। तो बेसिकली देखो यहाँ पर ये मैंने ना ब्लू कलर से बेस लेयर को लिया हुआ है ना, राइट, ब्लू वाटर, राइट। सो ब्लू कलर से बेस लेयर को लिया हुआ है। फिर ये मिडिल में मैंने 2 कलर्स को यूज किया, मैं इसका आपको रीजन बताऊंगी, अभी आपको समझ आ गया होगा। जैसे हम वो मैप्स बनाते थे ना, उस तरह से मैंने थोड़ा सा दिमाग चला करके क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए बनाया है। तो कुछ येलो एंड ऑरेंज से अपर लेयर को मैंने पिंक किया हुआ है, तो पिंक कलर से उसमें लिखा हुआ है कि यस टॉप 10 एलिजिबल एनबीएफसीज इसमें आएंगी, और अपर लेयर को और टॉप लेयर को आप ध्यान दे रहे हो मैंने खाली छोड़ा हुआ है। तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सी वाली खाली है कौन सी नहीं, इसको देखते ही समझ में आएगा कौन सी खाली है। चलो जी, अब बच्चे इसके साथ साथ में ये हमसे बोलता है कि प्लस इसके साथ साथ जो एनबीएफसीज इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, एक तो आपकी हो गई एनबीएफसीज नॉन डिपॉजिट टेकिंग विद इन असेट साइज लेस देन 1000 करोड़ इन बेस लेवल, राइट। इसके साथ अगर एनबीएफसीज इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, पीयर टू पीयर लेंडिंग, अकाउंट एग्रीगेटर, अभी पढ़ा रहे हो इसको डिटेल से, ठीक है, प्लस नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज, पब्लिक फंड्स एंड कस्टमर इंटरफेस जो नहीं कर रहे हैं, देखो मैंने नॉट लगा करके लिखा है, जो नहीं कर रहे हैं, पब्लिक फंड्स नहीं ले रही हैं, कस्टमर इंटरफेस नहीं कर रहे हैं, तो ये भी बेस लेयर में रहेंगी,
ठीक है जी, अभी इसको याद करेंगे आराम से। तो एक काम करें, देखो ये तो आपका एक लास्ट मोमेंट पर याद करने की चीज हो गई। अब हो सकता है मतलब ये आपको बाद में मिल भी जाए, बट हाँ ठीक है, आई मेड इट इन मार्च 2023। ठीक है, नाउ द थिंग इज, अब आप बहुत ध्यान से बात समझ जाए, ये आपके याद करने के लिए हो गया डॉक्यूमेंट। मैं एक बार आपको इसको आराम से पढ़ाना चाहती हूँ, याद उससे हो जाएगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, देखो जैसे हम बाकी चीजों को याद करते थे उसी तरह से। नाउ द थिंग इज, ये कहता है कि एक रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क निकाला गया एनबीएफसी के लिए, स्केल बेस्ड अप्रोच। पहला क्वेश्चन तो जो एग्जाम में आने का चांस है ईयर 2023 एंड इवन आई गेस ईयर 2024 में भी ये क्वेश्चन बन सकता है। What are 4 layers of NBFC as per revised regulatory framework that is scale based approach? अगर ये क्वेश्चन आया तो मेरे पास, मैंने अभी आपको बोला कि मेरे पास में इसका रेडीमेड आंसर मैंने दिया हुआ है, ये रहा मेरे पास में रेडीमेड आंसर कि भैया 4 लेयर है, ये लीजिए जी, ये रहा शॉर्ट नोट, ये बेस लेयर है, या तो हमने चार्ट से कर लेना है, पिरामिड चार्ट से कर लेना है। ओके, ये आपका पूरा वो की वही बात लिखी हुई है। चलो जी, अब बच्चे तो पहली बात हो गई व्हाट आर 4 लेयर्स, आप इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स तक में आराम से बन सकता है, या फिर इस पर से एमसीक्यू आ सकता है। चलो, अब ये कहते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में 4 लेयर्स हैं, ये तो अब तक याद हो गया होगा। 1 इज बेस लेयर, बेस लेयर हो गई थी, बेस में ब्लू कलर से हमने बनाया था, देन देयर इज मिडिल लेयर, देन देयर इज अपर लेयर एंड फाइनल मोस्ट देयर इज टॉप लेयर। और टॉप लेयर कैसी होती है? टॉप लेयर इज जनरली एम्प्टी, राइट। अब बताओ आप, सो इंट्रोडक्शन में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं आपको पढ़ाना शुरू करूं एक एक करके लेयर। देखो, सबसे ज्यादा जो लेयरिंग पढ़ने वाली और समझने वाली चीज है वो है बेस लेयर और मिडिल लेयर, बिकॉज अपर लेयर में तो टॉप 10 एलिजिबल एनबीएफसीज आ गए, है ना, उसी के हिसाब से उनके ऊपर रेगुलेशंस लगने वाले हैं। देखिए, अब इसने क्या कहा, बेस लेयर, बेस लेयर शैल कंप्राइज ऑफ, देखो वही चीज जो मैंने चार्ट में लिखी है वो यहां से लिखिए, बिलो द असेट साइज। सो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी बिलो असेट साइज 1000 crores, तो 1000 crores या उससे ऊपर वाली कहां चली जाएंगी? उससे जस्ट अबव वाले में, जस्ट अबव वाले में। अब पिरामिड का एग्जाम्पल समझ आ गया कि पिरामिड से कितनी हेल्प मिल जाएगी अपन लोग को याद करने के लिए। ठीक है, तो बेस लेयर में आ गई बिलो 1000 crores वाली। एंड एनबीएफसी अंडरटेकिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज। 1 इज, देखो एग्जाम में तो आप फुल फॉर्म लिखोगे ही लिखोगे इन एनी केस, अब मैं इसको आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एनबीएफसीज आपको लिखना केवल ये है जो छपा हुआ है, जो मैंने आपको बताया, आपको नोट्स या तो भेजे हुए हैं या फिर आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। जो मैंने अपने हाथ से लिखा है, मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं कि एग्जैक्टली कौन सी एनबीएफसीज हैं इंडिया में जो ये काम कर रहे हैं। ठीक है, आप कई बार लगता है ना जैसे हम एनबीएफसीज के एग्जाम्पल्स पहले भी सारे करते थे, हम उसकी वेबसाइट पे जाकर के देखते थे। यू कैन डू दैट अगर टाइम है तो। देखो, कहते हैं एनबीएफसी अंडरटेकिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज, P2P, that is peer-to-peer lending platforms, NBFC account aggregators, non-operative financial holding company, that is NOFHC, and NBFC is not availing, this not word is actually important over here, not availing public funds and not having any customer interface, जिसका कस्टमर से कोई बात नहीं हो रहा है, जिसने किसी प्रकार के कोई पब्लिक से फंड्स नहीं लिए हुए हैं। देखो, मैंने क्या किया, मैंने इसके बारे में थोड़ा थोड़ा, मतलब अदरवाइज ना रट्टाफिकेशन ही लगेगा केवल, तो थोड़ा थोड़ा आपको एग्जांपल्स के साथ में समझाने की कोशिश करती हूँ कि व्हाट इज P2P, व्हाट इज पीयर टू पीयर लेंडिंग। आजकल आपको पता है कि ऑनलाइन पोर्टल्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर वो लोग बेसिकली देयर इज अ प्रोस्पेक्टिव बोरोअर, देयर इज अ प्रोस्पेक्टिव लेंडर, राइट। एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे दोनों हैं। अब कोई पर्सन अपना पैसा उधार देना चाहता है, कोई पर्टिकुलर पर्सन, इंडिविजुअल या कंपनी पैसा उधार लेना चाहती है, सो देयर इज अ प्लेटफॉर्म, जैसे आप क्राउड फंडिंग वगैरह की बात कर देते हैं, जो वहां पर बेसिकली इस पीयर टू पीयर लेंडिंग को सेम पार्टी, पीयर बोलते हैं ना हम लोग,
पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग जो इन पार्टीज को एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर लेकर के आ रहा है। देखिए मैंने इसकी एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं वैसे तो, दो यू डोंट नीड टू गो एंड चेक द वेबसाइट्स एटसेट्रा, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। अच्छा मैम एक बात बताओ, क्या हम ये जो आपने हाथ से लिखा है दैट इज अ प्लेटफॉर्म दैट कनेक्ट बोरोवर्स विद इंडिविजुअल लेंडर्स, जैसे आपने बताया कि वो एक जगह पर सबको लाने का काम करते हैं और ये एग्जाम्पल्स याद करने, नहीं, दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में जा भी नहीं रही हूँ, जैसे हम पहले भी सारे एग्जाम्पल्स करते थे एनबीएफसीज के, दिस इज जस्ट ऑन दैट लाइन। ठीक है, जल्दी करा रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं टाइम लगाएंगे इस पर। एक हो गया अकाउंट एग्रीगेटर। तो एनबीएफसीज ऐसी कंपनीज जो अकाउंट एग्रीगेशन का काम कर रहे हैं। आप जैसे इसकी वेबसाइट, दिस इज फैब्यूलस एक्चुअली, दिस इज अ वेरी गुड कंपनी, NADL NASL एसेट डेटा लिमिटेड। ये क्या करते हैं, आप अपनी सारी की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, लाइक आई एम एन इंडिविजुअल नाउ, आई माइट बी हैविंग सम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मैं अपनी सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करा सकता हूँ। अगर मान लो किसी को भी मेरे को अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सप्लाई करनी है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देनी है, फॉर एग्जाम्पल किसी बैंक को देनी है, तो ठीक है, वो लोग मेरे कहने पर ये इस पर्टिकुलर वेबसाइट से, इस पर्टिकुलर पोर्टल से वो इंफॉर्मेशन को उठा सकते हैं। तो ये जो वेबसाइट है या ये जो आप कहते हो ये जो एक कंपनी है, जैसे आप इनकी वेबसाइट देख सकते हो, NADL के नाम से आपको मिल जाएगी, जस्ट ऐसे। सो बेसिकली आप अपनी सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यू नो व्हाट आर योर इंश्योरेंस पॉलिसीज, व्हाट इज दिस दैट, योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सब कुछ चीजें आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर रख सकते हो। तो बेसिकली अकाउंट एग्रीगेटर, सो दिस NADL इज अकाउंट एग्रीगेटर। जैसे कैम्प्स फिनसॉफ्ट, ये भी एक कंपनी है, दिस इज ऑल्सो एन अकाउंट एग्रीगेटर। तो ये क्या करते हैं, अकाउंट एग्रीगेटर, राइट, लोगों की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं और उसको एक जगह पर रख रहे हैं। तो एज सच ये लोग खुद से कोई लोन्स वगैरह नहीं दे रहे हैं या कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट हैविंग द अकाउंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू मेनी पर्सन्स, और उस इंफॉर्मेशन को अगर कहीं सप्लाई करना है, अगर किसी के साथ शेयर करना है, तो वो काम कर रहा है। सो दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ अकाउंट एग्रीगेटर। बट इंफॉर्मेशन तो है इनके पास में, पर ठीक है, ये लोग बेस लेयर में आ जाएंगी, ये कंपनीज बेस लेयर में आ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि एज सच कोई बहुत बड़ा काम, कोई फाइनेंशियल सर्विसेज एज सच नहीं दे रहे हैं, दे जस्ट डूइंग अकाउंट एग्रीगेशन का काम। तो मैंने जस्ट इसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया कि आपको ये ना लगे कि अरे ये क्या होता है, ये तो सिर्फ रट्टा हो गया। और इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड चेक इट, बट प्लीज ये नाम आपके स्टडी मटेरियल वगैरह में दिए हुए नहीं है। ओके, देन NOFHC, आपने देखा NOFHC, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। नॉन ऑपरेटिव, खुद से काम नहीं कर रहे हैं, खुद से काम नहीं कर रहे हैं, फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, बट एक होल्डिंग कंपनी है, होल्ड कर रखा है किसी और पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को, आप ऐसा कह सकते हो। तो जैसे NOFHC, बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड जो बंधन बैंक है उसके मेजॉरिटी स्टेक को होल्ड करता है, राइट। तो नॉन ऑपरेटिव, खुद से तो नहीं ऐसा काम कर रहा है, खुद से तो नहीं काम कर रहा है, नॉन ऑपरेटिव है, फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, पर ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से इनकी होल्डिंग कंपनी है, राइट। तो इन्होंने क्या कहा कि राइट, ये भी पर्टिकुलर आपके पास बेस लेयर में लिख आएंगे, प्लस इंटरफेस नहीं है कोई भी, या पब्लिक से फंड्स नहीं उठाए हुए हैं कोई भी, ठीक है, कोई पब्लिक से फंड्स नहीं है, कहने को एनबीएफसी जरूर है, बट कोई कस्टमर इंटरफेस नहीं, कोई कस्टमर यहाँ पे आकर के डीलिंग्स नहीं कर रहा है, कोई डायरेक्टली लोन्स वगैरह नहीं ले रहा है, कोई पब्लिक से फंड्स नहीं उठाए हुए इन्होंने, तो भी ये बेस लेयर में जाएगी। तो इनके ऊपर डिफरेंट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होंगी, देन द मिडिल लेवल एंड देन द अपर लेवल। ऑब्वियसली अपर लेवल वालों पर ज्यादा होंगी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे मैंने तो ऐसे याद करने की कोशिश करी कि बेस में, जैसे कहते हैं ना अर्थ का बेस, तो अर्थ के बेस में अंडरग्राउंड देयर इज वाटर, तो अर्थ के बेस में अब इतनी ज्यादा पानी की शॉर्टेज होती जा रही है कि पानी नहीं मिला, यानी नहीं फाइंड हुआ। अभी फाइंड को फंड बना देंगे। सो P इज, एक याद कर लोगे ना तो दूसरा फ्लो चार्ट से अपने आप याद हो जाएगा। सो P इज पीयर टू पीयर लेंडिंग हो गया, A इज अकाउंट एग्रीगेटर हो गया, N इज एग्जैक्टली
HC हो गया नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, और आई नहीं मिला, आई से इंटरफेस नहीं है, इंटरफेस नहीं मिला, नहीं मिला का मतलब इंटरफेस भी नहीं है, और F से फाइंड को फंड कर दिया, बस फंड भी नहीं है, सो देयर इज नो पब्लिक फंड, राइट। तो आप बताओ बेस लेयर, बेस लेयर एक बार जल्दी से अगर हम थोड़ा सा करने की कोशिश करें तो बेस लेयर हमारी कौन सी हो गई? देखो इसको लिखने के 2 मार्क्स हो सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलिए सबसे पहले बताइए कितनी लेयरिंग करी उन्होंने, कितनी लेयर्स में बांटा उन्होंने कहा कि टोटल में होंगी लेयर्स, ये फ्लो चार्ट ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, ओके। सो टोटल में कितनी होंगी लेयर्स? 4। टॉप लेवल, टॉप लेयर हो गई जिसकी, अपर लेवल हो गया, मिडिल लेयर हो गई, और बेस लेयर हो गई। हम बोलेंगे लेयर ही, लेवल वैसे हमने उसको याद रखने के लिए बोल दिया। अब बेस लेवल पे कौन सी एनबीएफसीज है? नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज जिनका असेट साइज इज लेस देन 1000 करोड़, और वो वाली एनबीएफसीज जो इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है का मतलब PANI नहीं फाइंड हुआ, तो ठीक है, P पीयर टू पीयर हो गया, प्लस ए अकाउंट एग्रीगेटर हो गया, क्योंकि ये एज सच लोन्स वगैरह नहीं दे रहे, अकाउंट की इंफॉर्मेशन को रख रहा है, प्लस इसके साथ में NO एग्जैक्टली FHC हो गया, और इसके साथ में पानी I नहीं था, सो इंटरफेस नहीं था, एंड साथ साथ में नहीं मिला तो फंड पब्लिक फंड नहीं थे। इजीली याद हो जाएगा, डन। अब बताओ, देखो नॉन डिपॉजिट टेकिंग का ये वाला साइज तो आपको वैसे याद हो जाएगा कि ये मिडिल लेयर में जाएगा, है ना, बिकॉज लेस देन 1000 करोड़ वो बेस में गया है, तो मिडिल लेयर में चला जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 करोड़ वाला। बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव ना फॉर नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनीज, राइट। तो अब बताओ, एक तो इन्होंने कहा एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग वाली यहां आ जाएंगी, ये तो देखो सबको याद हो गया, 4 लेयर में से 3 का तो कम हो गया कि टॉप लेयर जो है वो खाली रहेगी, आरबीआई को लगेगा तो फिर वो अपर में से किसी एक को टॉप में ले जा सकता है, जो बहुत रिस्की होगी, और अपर वाली टॉप 10 एनबीएफसी जो एलिजिबल होंगे बेस्ड अपॉन द एसेट साइज क्राइटेरिया जो आरबीआई डिसाइड करेगा उसके हिसाब से। अब एक मिडिल वाली रह गई आपके पास में, ठीक है जी, मिडिल वाली और खत्म कर लेते हैं। तो अब बताओ, देखो मिडिल वाली, एक तो एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग आ गई, डिपॉजिट टेकिंग वाली आ गई, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज आ गई, पब्लिक डिपॉजिट जिन पे पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस लगती हैं एनबीएफसीज की, राइट। एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट विद असेट साइज ग्रेटर देन इक्वल टू, याद रखना आसान हो गया अगर बेस हमने याद रखा हुआ है, ठीक है। और एक्टिविटीज मैं आपको बोल रही हूं, इसको वही जो मैं आपको पहले भी बोलती हूं कि एक इमेज, हम जब 2 बार इस इमेज को देखेंगे, और ये मैंने कलर से भी किया हुआ है, एक बार आपको लिखना है तो लिख लोगे तो ये दिमाग में बैठ जाएगा कि इधर वाली ऑरेंज कलर की थी, ऑरेंज कलर का भी कुछ लॉजिक है क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में, और इधर वाली येलो कलर की थी। जबरदस्ती कुछ बनाने की जरूरत नहीं है कि वो जैसे सिद्धार्थ का नाम हो जाता है कि सिड बन गया, और ये सब बनाने की कोई जरूरत नहीं है, एक याद कर लो वो PANI वाला, बाकी इसमें आ जाएगी, ठीक है। चलिए जी, अब बेटा देखो एक हो गया आपके पास, अब क्या मैं नोट्स को यूज कर सकती हूँ? यस, ये मैंने जस्ट आपको बताने के लिए लिखा है, इसको आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये रेड कलर वाले को। तो मिडिल लेयर शैल कंसिस्ट ऑफ ऑल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, चाहे उनका कोई भी असेट साइज हो, क्योंकि अगर वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो जाहिर से तौर पे उनका रिस्क ज्यादा है, पब्लिक का पैसा एक्सेप्ट कर रहे हैं, डूबने के चांसेस भी ज्यादा हैं। पिछले दिनों कितनी सारी एनबीएफसीज के अंदर फ्रॉड्स के चांसेस आए, फ्रॉड्स की बातें आई, फ्रॉड्स रिवील हुए, राइट। नॉन डिपॉजिट टेकिंग ये तो याद ही हो गया, ठीक है। एंड एनबीएफसी अंडरटेकिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज, देखिए स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, IDF कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और IFC। अगर आपको याद हो IDF, इसमें केवल एक ही नया पढ़ने वाला रह गया, IDF इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, मैंने आपको पूरा बताया हुआ है इंडिया इंफ्राडेट लिमिटेड के बारे में। IFC इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लोन्स देने के काम करती हैं, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी हमने ऑलरेडी किया हुआ है ये पहले से भी, तो इसको दोबारा से करने की कोई जरूरत नहीं है। CIC कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, टाटा कैपिटल, रिलायंस कैपिटल,
राइट, जो एक ग्रुप के अंदर मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, हमने किया हुआ है। एंड HFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जस्ट लाइक बजाज हाउसिंग, L&T हाउसिंग फाइनेंस, ये तो बेसिकली ये भी हमने किया हुआ है। तो इसको तो करने की अभी जरूरत नहीं है। ये जो न्यू कैटेगरी SPDs आर स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स। अब एक कंपनी है जो गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, these are companies which are approved to trade securities with the government. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग का काम करती है। आपको देखना, आप देख सकते हो, मतलब यू विल गेट इन्फॉर्मेशन ऑन देयर ऑथेंटिक वेबसाइट, बट जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए एग्जाम्पल्स आपको एग्जैक्ट वाले जो प्रैक्टिकल हैं वो बताए हैं, बट अदरवाइज लिखना एग्जाम में यही है। सो ICICI सिक्योरिटीज प्राइमरी डीलरशिप लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड अलग है, ICICI प्रूडेंशियल, ICICI का इंश्योरेंस कंपनी अलग है, ऐसी ICICI का सिक्योरिटीज प्राइमरी डीलरशिप लिमिटेड जो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के खरीद फरोख्त का काम कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनले इंडिया प्राइमरी डीलरशिप लिमिटेड, पंजाब गिल्ड्स लिमिटेड भी है। सो बेसिकली ये सब क्या होगा आपके, ये SPDs होगा, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स। स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स जो खुद से बेसिकली प्राइमरीली डील कर रहे हैं, किसके साथ डील कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ में, विद द नेशनल गवर्नमेंट, विद द यूनियन गवर्नमेंट, यू कैन से काम कर रहे हैं। तो देखो, क्योंकि मेरे को RTP ने या इंस्टीट्यूट ने केवल इतना याद करने को बोला है, तो हम उनको इतना ही लिख करके आएंगे, पर फिर भी कई बार दिमाग में लगता है ना कि हाँ मैम ये कौन सी हैं, जैसे आपने तब बताया था IDF IFCs वगैरह के बारे में, एग्जैक्टली वैसे बता दो। तो ठीक है, वी हैव डन दैट। ओके, अब अपर लेयर हमारी क्लियर है कि अपर लेयर जो है वहां पे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा लगेंगी, और जो भी सेट पैरामीटर्स होगा इसमें टॉप 10 एलिजिबल NBFCs रहेंगी असेट साइज के बेसिस पर। टॉप लेयर जनरली एम्प्टी होगी, फिर भी अगर उनको लगेगा कि बहुत पोटेंशियल रिस्क है तो वो NBFCs को टॉप लेयर में ले जाएंगे। तो टॉप लेयर में कहां से लेके जाएंगे, देखो ये भी आपको इस पिरामिड से याद रहेगा, आप गलती नहीं करोगे कि भाई अपर लेवल है, अपर लेयर जो है, अपर लेयर से उन लोग उसको टॉप लेयर में ले जाएंगे RBI के उस पर, राइट। सो बेसिकली आई थिंक दैट इज ओके। ये मेरा एक बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया कि व्हाट आर द 4 लेयर्स। ठीक है, अब बच्चे आपके पास में क्वेश्चन आएगा, कैटेगराइजेशन ऑफ NBFC कैरिंग आउट स्पेसिफिक एक्टिविटी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 का रेडीमेड आंसर कि भाई क्या कैटेगराइजेशन NBFCs का जो स्पेसिफिक एक्टिविटी कर रहे हैं। देखो, अगर पढ़ना है, पढ़ने के लिए ये है आपके पास में बिल्कुल बड़े आराम से, बट मैं इसको एक याद करने का आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। देखो, मैंने आपको बताया, मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया बहुत सोच समझ करके, इसमें कलर्स किए और यही कलर किया हुआ आपको अपलोड किया वेबसाइट पर बहुत सोच समझ के। देखो, इससे आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी हो जाएगा अगर इसी के कलर्स याद रख लिए। देखो, PANI ये तो एक्टिविटी बेस्ड, ये ब्लू है, ब्लू का ब्लू है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो ब्लू है, मैं इसका ना कलर थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। विच कलर डू यू वांट, लाइट ग्रीन कर लें, ठीक है। देखो, ये जो ब्लू कलर का है, यहां पर देखो क्या लिखा है, ये वाले ऑलवेज इन बेस लेयर रहेंगे। इसी का सेंटेंस बना देना है, बात खत्म। कैटेगराइजेशन बेस्ड अपॉन एक्टिविटीज दोबारा से याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो, दिस इज द यूज ऑफ दिस थिंग, ओके, ठीक है। सो आप बताओ, P2P अकाउंट एग्रीगेटर, पीयर टू पीयर लेंडिंग, NBFCs अकाउंट एग्रीगेटर, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज, एंड वो कंपनीज, वो NBFCs जिनका नहीं है पब्लिक फंडिंग, नहीं है कस्टमर इंटरफेस। तो पानी वाली उससे हमने याद कर लिया था इसको, ठीक है। सो दीज विल ऑलवेज बी इन बेस लेयर। याद हो गया? पूरा 1 मार्क मिल जाएगा आपको इतनी बात लिखने पे, अगर ये क्वेश्चन आया कि आप कैटेगराइजेशन बताओ बेस्ड अपॉन द एक्टिविटीज। चलो जी, अब देखो, अब मैंने ये दोनों को कौन सा कलर किया, ऑरेंज। ऑरेंज विल ऑलवेज बी इन मिडिल लेयर, ठीक है। याद हो क्या? अब बताओ, लिखोगे तो पूरा NBFCs जो स्टैंड अलोन, समझ आया कुछ कि नहीं आया? पहले तो ये बताओ। ये देखो, देखो बच्चे, कुछ मुश्किल है? आधा मिनट लगा के पढ़ना जरा।
बस हमने इसको वो ब्लू कलर से नीचे वो हमने ऐसे बना करके याद कर लिया, उससे याद हो जाएगा बहुत अच्छे से। या तो ये कह लो मैंने बनाया, थोड़ा दिमाग चलाया तो मुझे याद हो गया। आप 2 बार इसको पढ़ोगे, एक बार अपने हाथ से बना लोगे तो याद वैसे भी हो जाएगा। 2 ही क्वेश्चन आने के चांस है इस पर से मेनली, राइट। तो एनबीएफसी P2P अकाउंट एग्रीगेटर, NOFHC एंड एनबीएफसी इज विदाउट पब्लिक फंड कस्टमर इंटरफेस, ये हमेशा बेस लेयर में रहेंगे। क्यों? क्योंकि इन लोग ज्यादा काम कर ही नहीं रहे हैं ना एज सच, इनका कोई बहुत कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना एज सच, पब्लिक फंडिंग वगैरह का या कुछ डायरेक्टली ये लोग फाइनेंसिंग का काम नहीं कर रहे हैं। चलो जी ठीक है, ओके। अब एक पॉइंट ये देखना जरा, एसपीडीज, अभी हम लोगों ने पढ़ा था एसपीडीज के बारे में भी, ठीक है। देखिए स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स होगा एसपीडीज एंड आईडीएफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। देखना जरा एक सेकेंड, मैम ने कौन से कलर से किया है, विल ऑलवेज रिमेन इन मिडल लेयर। हाँ ठीक है, तो ये वाले देखो ऑरेंज कलर वाले विल ऑलवेज रिमेन इन मिडल लेयर। तो जो बाकी के वाले बच्चे ये एक्टिविटीज के बेसिस पर बोल रहा है, तो एक्टिविटी या तो वो डिपॉजिट टेकिंग की एक्टिविटी कर रहे हैं। देखो एक तो ये हो गया डिपॉजिट टेकिंग, और 3 ये बचे आईएफसी, सीआईसी, एचएफसी। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, 4 इन्वेस्टमेंट कंपनीज एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, राइट। तो ये क्या रहेंगे, दे विल बी इंक्लूडेड इन मिडिल, या ये कहता है अपर लेवल। बेस लेयर में कभी नहीं जाएंगे, बेस में तो जा भी नहीं रहे थे बिकॉज डिपॉजिट टेकिंग है, ज्यादा वो कर रहे काम, ठीक है, ओके। पर ये मिडिल में भी हो सकते हैं, और अगर ये टॉप 10 में आ गए तो ये अपर में भी जा सकते हैं। अब देखो एक पूरा सेंटेंस बन गया ना आपके पास में, राइट। तो आपको अलग से इसमें कोई ये नहीं लगेगा कि रट्टा लगाना है। ऑरेंज वाली चीज वही इमेज, हम ध्यान से इस इमेज को देखेंगे। ऑरेंज वाले, लेफ्ट साइड वाले ऑरेंज वाले थे हमेशा मिडिल लेयर में रहेंगे, फिर राइट साइड वाले और एक ऊपर, यानी कि एक हो गया था हमारे पास में डिपॉजिट वाला, डिपॉजिट टेकिंग वाला, और एक हमारे पास हो गया था आईएफसी, सीआईसी, और आईएफसी था, सीआईसी था, एक और भी था हाउसिंग फाइनेंस था, ठीक है। हाँ तो डन, वो आपके मिडिल या अपर में जा सकता है। अब देखो 3 पॉइंट तो ये आपके पास में बन ही गए ना, 4 मार्क्स का अगर आता है तो, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ओन्ड वाले, यानी गवर्नमेंट ओन्ड अगर है तो वो बेस लेवल या मिडिल लेवल में जाएगा। ये इन्होंने अलग से एक चीज बना दी। इसका मतलब अगर कोई भी गवर्नमेंट ओन कर रही है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वैसे भी उसको गवर्नमेंट ओन कर रही है। लॉजिक ये है। सो दैट विल बी आइदर इन बेस लेयर और इन मिडिल लेयर, बेस लेयर या मिडिल लेयर में रहेगा, ठीक है। अब रिमेनिंग जो बचे, आपको ध्यान है हमने ना रिमेनिंग वाले करे हुए हैं ऑलरेडी पहले से, ठीक है। देखो एक तो आपको गवर्नमेंट वाले आ गए, गवर्नमेंट वाले बेस लेयर या मिडिल में जाएंगे एज अ केस में भी। द रिमेनिंग एनबीएफसीज दैट इज इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज, जो इन्वेस्टमेंट का काम करती हैं और लोन्स देने का काम करती है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, छोटे छोटे लोन्स देने का काम करती हैं। जो पर्सन्स की इनकम कम है उन लोगों को, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, एमएफआई। हमने फैक्टर्स और एमजीआई भी पढ़ी हुई है, मॉर्गेज गारंटी कंपनीज, ठीक है। जो मोर्गेज के अगेंस्ट बैंक्स ने लोन लिए, बैंक्स ने लोन्स दिए हुए हैं, उनको गारंटी करती है, राइट। सो एग्जैक्टली दे कुड लाई इन एनी ऑफ द लेयर, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैंने ये वाला चार्ट किया तो मेरे पास में अगर मुझे ये बात याद रह गई, और इसको तो मैंने करना ही करना है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए तैयार, तो ये मेरा कैटेगराइजेशन बेस्ड अपॉन एक्टिविटीज का भी शॉर्ट नोट मेरे पास में रेडी हो जाएगा कि भाई ठीक है, बेस वाले तो बेस में रहेंगे, प्लस उसके साथ में 2 वो जो लेफ्ट साइड वाले थे जिसको ऑरेंज कलर किया हुआ था, सो लेफ्ट साइड वाले ऑरेंज कलर वाले हो गए आपके पास में सिड, SID, ठीक है। तो सिड विल ऑलवेज बी इन मिडिल लेयर, राइट। एंड देन उसके बाद में आपको पता है बाकी वाले जो है डिपॉजिट टेकिंग वाले हो गए, और साथ में IFC, CIC और HFC हो गया, मतलब ये येलो कलर वाला। वहां पे ना कलर वलर मत बना देना, ये याद करने के लिए है। मुझे ऐसा लगता है इस इतनी सी बात को याद करके आपका सारा का सारा काम हो जाएगा।
आप इसको लिख पाओगे। 4 नंबर के लिए ये वाला और 4 नंबर के लिए ये वाला, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर सकते हो। नहीं करना है, आपको लग रहा है नहीं मेरे को तो थियरी में जो लिखा हुआ है उसी से याद हो जाएगा, अच्छी बात है, वट एवर यू वांट। अब बच्चे हमारे पास इसने कहा रेफरेंस टू एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट, ऑल रेफरेंस टू जो एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट एनडी बोलते हैं हम। तो जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग शैल मीन एनबीएफसी बेस लेयर, और जो एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग और नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट हम बोला करते हैं, वो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट वाले या तो मिडिल लेयर में आएंगे या अपर लेयर में आएंगे। अपर लेयर में जब वो टॉप 10 वाले में बन जाएंगे एलिजिबल में, तो तब चले जाएंगे। बट नॉन डिपॉजिट को हम बेस वाला बोल करके चलेंगे, और डिपॉजिट और जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है। तो इसमें उन्होंने उसका, मुझे मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ गई हो कि मिडिल लेवल में ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 असेट साइज की बात है, ठीक है। तो बेसिकली अब लेयर्स के हिसाब से ही इन लोगों के एनपीए के नॉर्म्स और ये सारी चीजें आएंगी। बट ये दोनों क्वेश्चंस आपके यहां से, ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया आंसर, कैटेगराइजेशन ऑफ एनबीएफसी कैरिंग आउट स्पेसिफिक एक्टिविटी, राइट। और एक ही 4 लेयर्स वाला एग्जाम हो गया आपके पास में क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर, ठीक है। देखो हमें चांसेस तो लगते हैं, हो सकता है ना भी आए, बट प्लीज बिकॉज इट हैज कम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 2023 आरटीपी बाय आईसीएआई, तो इसके आने के चांसेस तो हैं। इवन एमसीक्यूज वगैरह में भी आ सकते हैं। बट फिर मैं आपको बोल रही हूँ, एक बार इसको आपने पूरा कर लिया, आपने वो निमोनिक्स भी बना लिए, आपने ये भी बना लिया PNI, राइट, नहीं है इंटरफेस वाला, इस फ्लो चार्ट की हेल्प से आप इसको याद आराम से कर पाओगे, ठीक है। चलिए जी, सो एनबीएफसी के लिए अभी के लिए इतना ही जो हमने लेयर्स वाला पोर्शन करना था। थैंक यू सो मच।